चलिए साथियों, अब हम लोगों को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में समझना है। सबसे पहले हमने क्या देखा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म देखा, जिसके अंदर हमने कौन कौन से देखे, आयनाइजेशन देखे, कोऑर्डिनेशन देखे, हाइड्रेट देखे और लिंकेज आइसोमरिज्म देखे। इसके बाद हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म समझा, सिस और ट्रांस वाला। अब हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आगे देखो, मैंने अभी आपको सारा बताया। कायरलिटी क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एनेंटियोमर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी है बायोमोलिक्यूल में। तो यहाँ पे बस देख लो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है। इसको कौन शो करते हैं, इनेंटियोमर्स शो करते हैं, जिन्हें हम मॉफ्स फॉर्म भी कहते हैं। ऐसी सॉलिड में भी मिलती है फॉर्म, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कायरल होंगे, तो ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को, जैसे जो हमारी पोलराइज लाइट होती है जिसके वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो पैरेलल या तो परपेंडिकुलर, उसे रोटेट कर देती हैं किसी एंगल में। अब रोटेट ये कहीं भी कर सकती है, आइदर लेफ्ट को या राइट को। अब जरूरी नहीं कि लेफ्ट वाले को लेवो ही बोलना है और राइट वाले को डेक्स्ट्रो ही बोलना है। लेवो डेक्स्ट्रो बस कन्फिग्रेशन है। लेवो की भी दो फॉर्म हो सकती है, अल्फा प्लस और बीटा माइनस। डेक्स्ट्रो की भी दो फॉर्म हो सकती है, अल्फा प्लस और बीटा माइनस। कोई सी भी लेफ्ट हो सकती है, कोई सी भी राइट, कोई सी भी लेफ्ट हो सकती है, कोई सी भी राइट हो सकती है। ये सारी बातें हम बायोमोलिक्यूल में कवर कर चुके थे, ठीक है। तो क्या है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, क्या है ऐसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है ऐसे इनेंटियोमर्स हैं। इनेंटियोमर्स क्या होते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कायरल होते हैं और प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं, लेफ्ट में, राइट में, लेवो डेक्स्ट्रो, कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट राइट। अब सिंपल सी बात है, शोन बाय इनेंटियोमर्स मॉफ विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, दैट इज दे कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट एक्जैक्टली इन और इक्वली इन अपोजिट डायरेक्शन। एक 52.5 डिग्री करेगा तो एक प्लस माइनस में करेगा, है ना। इसे आप म्यूटर रोटेशन में भी समझ सकते हो, ग्लूकोज के अल्फा बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म, वही चीज़ थी। तो फाइनली शोन बाय इनेंटियोमर्स या मॉफ, इनेंटियोमर्स या मॉफ वो होंगे जैसे एनोमर्स होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और रोटेट कर देंगे प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को इक्वली अपोजिट डायरेक्शन में। इनमें कोई प्लेन या पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं होती। प्लेन या पॉइंट ऑफ सिमेट्री कैसे है, जैसे बॉल है, इसे हमने यहाँ से काट दिया ऐसे, ठीक है। तो एक ये बन गया फर्स्ट हाफ और एक ये बन गया सेकेंड हाफ। देखो कितनी परफेक्ट सिमेट्री है, ये भी सेमी सर्किल है, वो भी क्या है, सेमी सर्किल है। परफेक्ट सिमेट्री कहीं भी बन सकती है। जैसे यहाँ पे एक सिलेंडर है, यहाँ से काट दो इसे बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो एक ये हाफ और एक ये हाफ, दोनों में परफेक्ट सिमेट्री है। बट इनेंटियोमर्स में भी परफेक्ट सिमेट्री पाई जाती है ना। इनेंटियोमर्स में परफेक्ट सिमेट्री तो पाई जाएगी, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाएगा। आप एक वन डायमेंशनल में तो इसे काट पाओगे, बट प्लेन में इसे अच्छे से काट नहीं पाओगे। जैसे मैं किसी सेक्शन से काटूँ सिलेंडर को, तो ये तो यहाँ पॉसिबल है, बट अगर किसी सेक्शन से काटूँ ऐसे, ये पॉसिबल यहाँ नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल यहाँ नहीं है, तो इतना आप याद रखना। फाइनली देख लो, कुछ भूल चूक होगी तो वो माफ़ करते हैं। शोन बाई इनेंटियोमर्स या मॉफ विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, दैट इज रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इक्वली इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दे हैव नो प्लेन या पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ये हम समझ गए। इनेंटियोमर्स क्या होते हैं, इनेंटियोमर दो तरह के होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। कोई सभी किस तरफ मूव कर सकता है लाइट को, पोलराइज कर सकता है, राइट की तरफ भी, लेफ्ट की तरफ भी। ये डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों हो सकते हैं, ये भी डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों हो सकते हैं। डेक्स्ट्रो मतलब राइट नहीं है, लेवो मतलब लेफ्ट नहीं है, दोनों चीज़ें होती हैं। अब एक नोट ये है, कुछ नोट है वो याद रख लो, फिर कंपाउंड बताता हूँ, फिर चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं इस टाइप के, MABCD अलग अलग लाइगेंडो, वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं बता पाते, क्योंकि इनमें बहुत परफेक्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को हम दो इक्वल पार्ट में बहुत आसानी से आइडेंटिकल प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें बहुत अच्छी सिमेट्री बन पा रही है, और जनरली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वही करते हैं शो जो कायरल होंगे, मतलब उनमें सिमेट्री नहीं होगी। जबकि यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है, मतलब ये एक कायरल मॉलिक्यूल बन पाएगा, ठीक है, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। तो यही नोट कह रहा है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MABCD सारे लाइगेंड अलग, डजंट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एज दे कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, so that molecule will be divided into exactly two identical half by the planes। इतना याद रख लेना। फिर क्या है, अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MABCD, ये भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते, बट ये इस वजह से नहीं शो करते, ये तो स्क्वायर प्लेनर, वो है टेट्राहेड्रल। अगर स्क्वायर प्लेनर का रीज़न आएगा तो आप लिख देना, इसमें एक कायरलिटी होती है जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जस्ट टू आइडेंटिकल हाफ में कटेगा। जबकि वहाँ क्या है, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, मॉलिक्यूल होते हैं लेबाइल। लेबाइल मतलब क्या होता है, इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा, इनको सेपरेट करना क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो इन्हें सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो स्क्वायर प्लेनर में तो आप ये लिखोगे, स्क्वायर प्लेनर में क्या लिखोगे कि भैया एक कायरलिटी पाई जा रही है, बहुत एग्जैक्टली इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, तो जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो एकदम सिमेट्रिक
दो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। जबकि स्क्वायर प्लेनर के बाद जो हमारा टेट्राहेड्रल है उसमें आप क्या लिखोगे, लेबाइल होते हैं। क्या होते हैं, लेबाइल। इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ये क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, दो आइडेंटिकल हाफ में कटेगा। और ये क्यों नहीं करता, क्योंकि ये लेबाइल होता है, मतलब बहुत इंपॉसिबल हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को आइसोलेट करना। इसका एक एग्जाम्पल ये देख लेना, आपको पता है ये क्या है, क्या है ये, अमाइन एसीटेटो, पता है ना, मिथाइल अमाइन एसीटेटो। चलो नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जो भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाते हैं। इसका मतलब फाइनल बात ये थी अंदर ही अंदर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट या डजंट शोज या शोन बाय, इज नॉट शोन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो हैं, एक तो क्या टेट्राहेड्रल और एक है स्क्वायर प्लेनर, ये शो नहीं करेंगे। स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं शो करेगा आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत अच्छी पाई जाएगी, तो मॉलिक्यूल को दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ में ही डिवाइड कर देगा। और टेट्राहेड्रल में मॉलिक्यूल होते हैं लेबाइल, मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो इन्हें आइसोलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले नहीं शो करेंगे, सिर्फ 6 वाले ही शो करेंगे। अब आप मॉलिक्यूल देखिए कैसे कैसे टाइप के पाए जाते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। आखिरी में बस एप्लीकेशन देखेंगे और इसे ख़त्म करेंगे। चलिए साथियों, ये देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, जिसमें स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल दोनों आएंगे, वो शो नहीं करते। स्क्वायर प्लेनर इसलिए नहीं शो कर पाता क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, इसलिए दो आइडेंटिकल हाफ में वो डिवाइड हो जाता है। और ज्योमेट्रिकल और जो आपका ये वाला है टेट्राहेड्रल, वो इसलिए नहीं शो कर पाता क्योंकि उसमें लेबाइल मॉलिक्यूल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल वाले ही शो करेंगे। ऐसे मैंने आपको 3 टाइप दिखाए हैं। जैसे यहाँ पे बाइडेंटेट है, हर एक में 2 होगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 6, 2 2 जा 4 5 और 1 6। और जैसे ये हैं आपके 2 3 4 2 3 4 5 6, ऐसा एग्जाम्पल है। तो जैसे आप पहले देखिए MAA3, ए क्या होता है, बाइडेंटेट की पहचान होती है, 3 है मतलब 3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लाइगेंड होंगे। बहुत एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3rd आयन या ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमियम 3rd आयन। ठीक है, ये दोनों हैं। अब देखो इसमें डेक्स्ट्रो लीवो फॉर्म क्या होती है, डेक्स्ट्रो फॉर्म में EN इस साइड होते हैं और लेवो फॉर्म में EN इस साइड होते हैं। ये तो ऐसी है, ये तो किसी काम का नहीं है। EN अगर इधर को जाएं, किधर को, राइट को जाएं, तो यहाँ पे राइट जो है वो हमारी डेक्स्ट्रो हो जाती है, और अगर लेफ़्ट को जाएं तो वो बन जाती है लेवो। ऐसे जैसे ये हैं MAA2B2, मतलब जो हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है वो 2 होगा। जैसे यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो इसका नाम क्या बोलोगे, आपको डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन और कोबाल्ट 3 आयन, और इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन रोडियम 3 आयन। इसके भी एग्जांपल हैं। इसमें देखो 2 कन्फिग्रेशन आएगी ऑब्वियसली, सिस और ट्रांस। ट्रांस वाली जो कन्फिग्रेशन होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। जैसे ये ट्रांस वाली देखो, क्लोरीन क्लोरीन ऊपर नीचे आ गए, EN इधर आ गए। अब अगर इसके मिरर में इमेज बनाएंगे तो इस जैसी ही दिखेगी, Cl ऊपर ही रहेगा, Cl नीचे ही रहेगा, ये वाला EN उधर आएगा, ये वाला EN इधर आएगा, बट दिखेगा एक जैसा ही, मतलब ये इनएक्टिव है। कैसा है, इनएक्टिव है। इसके ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। आप यहाँ से काटिए एक जैसे दिखेगा, यहाँ से काटिए एक जैसे दिखेगा, यहाँ से काटिए एक जैसे दिखेगा, यहाँ से काटिए एक जैसे दिखेगा। तो आपको याद रखना है, जिसमें 2 बाइडेंटेट और 2 कोई भी लाइगेंड हो, चाहे एक जैसे हो चाहे अलग अलग हो, जैसे BC यहाँ Cl2 के साथ Br हो सकता है, Br ऊपर Cl नीचे, और EN इस साइड आगे बाइडेंटेट वाले। ट्रांस कन्फिग्रेशन मतलब उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और वो इनएक्टिव होंगे। बट जो सिस कन्फिग्रेशन होती है, जैसे सिस का यहाँ, सिस का यहाँ, सिस का यहाँ, सिस का यहाँ पे बाइडेंटेट देखना है, नेगेटिव लाइगेंड नहीं देखने, सिस का यहाँ, सिस का यहाँ, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होती है सिस कन्फिग्रेशन। तो याद रखना है MAA2B2 टाइप में ट्रांस कन्फिग्रेशन कैसी होती है, ट्रांस कन्फिग्रेशन में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, सिमेट्रिक है नहीं। देखो यहाँ से काटोगे ClEn आएगा, यहाँ से काटोगे ClEn ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे नीचे वहाँ पे ऊपर, जबकि देखो EN एडजेसेंट है, यहाँ पे भी एडजेसेंट है। तो ये वाली कन्फिग्रेशन सिस होती है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होती है। ऐसे अगर मैं ये बनाऊँ COEN होल्ट वाइज, यहाँ क्या लिख दूँ मैं, 2 Cl लिख लूँ, यहाँ CO लिख लूँ, ये लिख लूँ, तो ये ऑप्टिकल भी शो कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही इनका, कौन सा वाला, सिस ट्रांस वाला, कि जैसे ये सिस हो जाएंगे और ऑब्वियसली ये वाले कैसे हो जाएंगे, ट्रांस हो जाएंगे। ये दिख रहे हैं, ये ट्रांस हैं। ज्योमेट्रिकली में ये कैसे हैं, ऑप्टिकली छोड़ो, ऑप्टिकली एक्टिव में ट्रांस वाला तो कैसा है, इनएक्टिव है, सिस वाला कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखें तो ये जो है COEN होल्ट वाइज Cl2, इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ट्रांस वाले इनएक्टिव हैं
और सिस वाले एक्टिव हैं। ट्रांस वाले देख पा रहे हो इनएक्टिव हैं, लेवोडेक्स्ट्रा ही नहीं, और सिस वाले कैसे हैं, एक्टिव है। बट अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को छोड़कर ज्योमेट्रिकल देखें तो ज्योमेट्रिकल तो दोनों ही पॉसिबल है ना, ये वाला ट्रांस है और ये वाले क्या हैं, सिस हैं, तो दोनों ही पॉसिबल हैं। तो COEN/Cl2 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, बट कौन सा शो कर रहा है, सिस वाला कर रहा है, ट्रांस वाला शो नहीं कर रहा है। बट जबकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है, कौन सा आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो सिस में भी शो हो रहा है और ट्रांस में भी शो हो रहा है। अब जैसे ये वाला देख लो, बाइडेंटिटी एक ही होगा और मोनोडेंटेट जो हैं 4 होंगे। जैसे NH3 मोनोडेंटेट है, Cl मोनोडेंटेट है और En क्या है, बाइडेंटेट है। ऐसे यहाँ पे देखो NH3 साथ है, Cl साथ है, En वहाँ है। तो आप ये बताओ, ये वाली भी एक तरह की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनी, नहीं बनी। ये वाली कौन सी बनी, आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनी। क्यों, क्योंकि आप मिरर इमेज बनाओगे तो दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल नहीं होगी। NH3 और Cl यहाँ आएगा तो छुपेगा नहीं, नीचे वाला छुपेगा ही नहीं, इसलिए ये सिर्फ कौन सी शो करेंगे, क्योंकि ये ऑप्टिकली कैसे हैं, इनएक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी ऑप्टिकली ये कैसे हैं, एक्टिव है, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये कौन सा शो करेंगे, आपके ऑब्वियसली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो कुल मिला के बात ये थी कि जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला शो नहीं करेगा। ठीक है, 4 वाला जैसे स्क्वायर प्लेनर है वो शो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है। और टेट्राहेड्रल इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो लेवाइल मॉलिक्यूल होता है ना, वो खुद ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाले। अब ऑक्टाहेड्रल वाले में क्या हो सकता है, तीनों बाइडेंटेट हो सकते हैं, 2 बाइडेंटेट और 2 न्यूट्रल, और 1 बाइडेंटेट और 4 वैसे मोनोडेंटेट। तो जो 3 बाइडेंटेट वाले हैं उसका एग्जांपल ये है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, EN तो यहाँ पे डेक्स्ट्रो वाली हो जाएगी और लेवो वाली हो जाएगी। डेक्स्ट्रो राइट को लीन करेगा और लेवो लेफ्ट को लीन करेगा। बट जब 2 बाइडेंटेट हो तो दो बाइडेंटेट में ऑप्टिकली 2 फॉर्म बनी, ट्रांस और सिस। ट्रांस आप देख पा रहे हो ऐसी है, इसमें सिमेट्री आ गई तो इसकी वजह से ये क्या होगी, इनएक्टिव होगी, जबकि सिस वाली क्या होगी, एक्टिव होगी। बट अगर यहीं पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ट्रांस वाली भी पॉसिबल है और सिस वाली तो पॉसिबल है ही। तो आपको याद रखना है, अगर COEN/Cl2+ हो, अब तो ये खुद ही बना रहे हैं ना, हम नहीं बना रहे, तो इसमें ज्योमेट्रिकली दोनों ही पॉसिबल है, सिस और ट्रांस आप देख पा रहे होंगे। बट ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, ऑप्टिकली एक्टिव सिर्फ सिस फॉर्म में, ट्रांसफॉर्म इनएक्टिव है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। अब मेन बात ये है, ये वाला भी आपने देख ही लिया है। इसके बाद ये है जो EDT होंगे, हेक्साडेंटेट लिगेंड इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसीटेट, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो यहीं पे आपके ये तीनों तरह की आइसोमेरिज्म खत्म हुई। अब मैं कुछ मिसलेनियस बताऊंगा आपको, उसके बाद ये खत्म करते हैं। चलिए साथियों, अब आप पे 2 चीज़ें हैं कि एक तो पहले हमें ये फैक्टर या ये तथ्य देखना है जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को गवर्न करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला क्या है, चार्ज। देखो सेंट्रल मेटल आयन पे ज़्यादा चार्ज होगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा लाइगेंड्स को अपने चारों तरफ जोड़ पाएगा, इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन स्पेयर और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने यही लिखा हुआ है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन और चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। मतलब जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए आपको तो उतना ज़्यादा आपको ऐसा एलिमेंट या ऐसा मेटल आयन लेना पड़ेगा जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो। कौन सी वाली, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाना चाहे लाइगेंड के। ठीक है, तो इसलिए हम डी ब्लॉक के मेटल लेते हैं क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। वहाँ पे NS और N-1D ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो सबके सब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से वो हाई कटाइनिक चार्ज अपने पे डेवलप कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा सेंट्रल मेटल लाइन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा बढ़िया होता है और उतना ज़्यादा वो अपने पास लाइगेंड्स को जोड़ सकता है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन स्पेयर और कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, स्टेबल बनता है। इसके बाद आप पे दूसरा क्या है, दूसरा है साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब सेंट्रल मेटल आयन का जितना बड़ा साइज होगा ना उतनी चार्ज डेंसिटी कम होगी, उतना लाइगेंड की इच्छा नहीं होगी वहाँ बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए कोऑर्डिनेशन स्पेयर और जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा लाइगेंड जुड़ेंगे, उतना बढ़िया हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। बट जितना बड़ा साइज़ हो जाएगा, मेटल का ज़्यादा भी बड़ा साइज़ नहीं हो जाना चाहिए, इसकी वजह से उसकी कॉम्प्लेक्स की और कोऑर्डिनेशन स्पेयर की स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसके बाद है देखो इरविंग्स विलियम थे एक, उन्होंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया। तो देखो जिंक है, जैसे जिंक डी ब्लॉक मेटल तो है, ट्रांजिशन नहीं है, तो जिंक की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है लाइगेंड को अपने पे जोड़ने की और कोऑर्डिनेशन स्पेयर बढ़िया बनाने की, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मतलब काउंटर आयन उसमें खींचा चला जाएगा। तो जिंक होता है, फिर कॉपर होता है, निकल, कोबाल्ट, फेरस, मैग्नीज, कैडमियम, जिंकू, निको, फीमी, स्कड,
जिंकोनिकोफीमिकड, जिंकोनिकोफीमिकड या जिंकोनिकोफीमनकड, जिंकोनिकनफीमनकड, जिंक, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, फेरस, मैग्नीज या मैंगनीज और कैडमियम। इसके बाद लाइगेंड का नेचर, अगर वो बेसिक लाइगेंड हो तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा उसमें चार्ज डेंसिटी होगी, जितना छोटा साइज़ होगा, उतना ज़्यादा वो लाइगेंड बढ़िया होगा, इफेक्टिव होगा। यही हमें देखना है कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। लाइगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है? उसके लोन पेयर से। जितने ज़्यादा उसमें लोन पेयर होंगे और जितने छोटे से साइज़ में लोन पेयर होंगे, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा वो लालच में आ जाते हैं या लालच देंगे किसको? सेंट्रल मेटल आयन को, जो कि पॉजिटिव है। तो पहले तो यही है, बेसिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी एमसीक्यू में आ सकता है। दूसरा साइज एंड चार्ज ऑफ लाइगेंड, अगर अनायनिक लाइगेंड है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, बट वही जितना ज़्यादा साइज बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाती है, स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है। जनरली छोटे कंपाउंड ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। और फाइनली है चिलेटिंग लाइगेंड। चिलेटिंग मतलब क्या होता है? चिलेशन मतलब होता है मल्टीडेंटेट, मोनोडेंटेट नहीं, मल्टीडेंटेट। अब मान लो एक प्लेटिनम है, जैसे प्लेटिनम अपने चारों तरफ 5 अमाइन को लगाना चाहेगा, 5 क्लोराइड को लगाना चाहेगा, 5 ब्रोमाइड को लगाना चाहेगा, 5 पानी को लगाना चाहेगा, या वो बाइडेंटेट लगाना चाहेगा, जैसे आपके ऑक्जेलेटो आयन हो गए या आपके ईएन आयन हो गए, डाई ईएन आयन हो गए, ठीक है। और भी बहुत से हैं, पायरिडीन है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, ईडीटी है, इनको लगाना चाहेगा तो ऑब्वियसली वो मल्टीडेंटेट लाइगेंड को लगाना चाहेगा, क्योंकि उससे ही आपके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला क्या है? जो सेंट्रल मेटल आयन है, जितना ज़्यादा उसमें चार्ज होगा उतना ज़्यादा बढ़िया होता है, उतना स्टेबल कंपाउंड बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा कोऑर्डिनेशन का। बट जितना साइज़ बड़ा हो जाएगा उतनी दिक्कत आ जाती है, उतना नॉन स्टेबल या अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके बाद दूसरा क्या है? इसके बाद दूसरा आप यही है, आप देख पाएंगे इरविंग्स का विलियम ऑर्डर है। तो मैंने आपको क्या बताया? जिंक है, फिर क्या है? कॉपर है, फिर क्या है? निकल है, फिर क्या है? कोबाल्ट है, फिर क्या है? आयरन है, फिर क्या है? मैंगनीज है, फिर क्या है? कैडमियम है, ठीक है। जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, आयरन, मैंगनीज और कैडमियम। जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, आयरन, मैंगनीज और आखिरी में आपका कैडमियम। तो जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, आयरन, मैंगनीज, कैडमियम, यह है। लाइगेंड का नेचर देखेंगे तो अगर बेसिक लाइगेंड है, न्यूट्रल लाइगेंड है, जैसे अमोनिया हो गया, पानी हो गया, तो जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे और छोटे साइज़ में होंगे उतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, उतना बढ़िया लाइगेंड बनेगा। पर वही बात, जितना साइज़ बढ़ जाएगा उतनी दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर अनायनिक लाइगेंड है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे हाइड्रोक्सी आयन में होता है, OH- में होता है, एसीटेट आयन में होता है, तो उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ऑक्जेलेट आयन में जैसे 2 माइनस है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा OH- से और किससे? जो बाकी हैं सिंगल चार्ज वाले। फिर चिलेटिंग वही मोनोडेंटेट से बढ़िया, सेंट्रल मेटल आयन अपने चारों तरफ मल्टीडेंटेट, जैसे बाइडेंटेट हो गया, पेट्राडेंटेट हो गया, पेंटाडेंटेट हो गया, हेक्साडेंटेट हो गया, ट्राइडेंटेट हो गया, टेट्राडेंटेट हो गया, उन सबको जोड़ना चाहेगा। यह है फाइनली एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है? सबसे बड़ी एप्लीकेशन तो सबसे पहले कहाँ है? बायोलॉजी में है। जैसे क्लोरोफिल, जो प्लांट्स, एनिमल, ग्रीन लीफी, एनिमल में भी तो होता है क्लोरोफिल, एक ऐसी जानवर ऑर्गेनिज्म भी तो है जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को जोड़ता है। तो जो क्लोरोफिल है, देखा नहीं कछुए के ऊपर पेड़ जम गया, तो क्लोरोफिल जो है, जो हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाएगा, वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसी जो आपका हेमोग्लोबिन होता है, आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन B12 की जो गोली खाते हैं वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है। तो हीमोग्लोबिन आयरन हो गया, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, और विटामिन B12 जो है कोबाल्ट में होता है। देन मेडिसिनल यूज़, आपको मैंने बताया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में सिस-प्लेटिन। क्या होता है सिस-प्लेटिन? ये होता है सिस प्लेटिनम अमाइन क्लोराइडो, क्या बोलोगे? डाई अमाइन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम, ठीक है, जो है जिसको हम सिस-प्लेटिन बोलते हैं, वो कैंसर को ट्रीट करने में यूज़ होता है। और कहीं अगर गंदा पानी है, दूषित पानी है, उसमें लेड की पॉइजनिंग होगी, तो उसे देखने के लिए, उसे जांचने के लिए EDTA का यूज़ करते हैं, जो कि होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम जांचते हैं क्या चीज़ है। तो अगर निकल आयन को जांचना है तो DMG, डाई मिथाइल ग्लूऑक्सीमेट, डाईमिथाइल ग्लूऑक्सीमेट को यूज़ करते हैं। और Fe2+ को जांचने के लिए K4FeCN6 का यूज़ करते हैं, जो होता है हेक्सासाइनिडोफेरेट पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट, ये होता है। इसको फेरस को जांचने के लिए ये यूज़ करते हैं, और निकल को जांचने के लिए DMG यूज़ करते हैं। DMG क्या है? डाईमिथाइल ग्लूऑक्सीमेट। नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करते हैं? आपको पता है गोल्ड की होती है, निकल की होती है, गोल्ड की होती है, सिल्वर की होती है, कॉपर की होती है।
इनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर हमें करनी है तो इनके हम कॉम्प्लेक्स का यूज़ करते हैं। कैटालिसिस आपको पता है जैसे हाइड्रोजिनेशन होता है पॉलीओलिफिन्स का, ऑयल वाले कंपाउंड का, जैसे एल्किन और एल्काइन, उन्हें हमें सैचुरेटेड या पैराफिन में कन्वर्ट करना है, एल्किन में कन्वर्ट करना है, तो हम विल्किंसन कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं। जिंक होता है निकल के प्रेजेंस में और हाइड्रोजिनेशन करते हैं, वही चीज़ है। और दूसरा जिगलर नेटा कैटालिस्ट भी आपने जानते हैं, पॉलीथीन के लिए यूज़ होता है, लो डेंसिटी हाई डेंसिटी पॉलीथीन में। तो ये सारे आप देख लेना। बायोलॉजिकल में कौन है देख लो, बायोलॉजिकल में कौन है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B12, कोबाल्ट का, हीमोग्लोबिन, आयरन का। मेडिसिनल यूज़ में सिस्प्लेटिन जो है, जो आपको होता है डायमाइन डाइक्लोराइड और प्लेटिनेट या प्लेटिनम सिस वाली फॉर्म, तो वो कैंसर को ट्रीट करने में यूज़ होता है। और अगर पानी में लेड पॉइजनिंग है तो उसके लिए EDTA को यूज़ करते हैं। अब अगर हमें निकल आयन की जांच करनी है तो DMG डालते हैं, ड्राईमिथाइल ग्लूऑक्सीमेट। और आयरन की जांच करनी है तो पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट यूज़ करते हैं। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो उनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ करते हैं। जिगलर नेटा कैटालिस्ट जो है पॉलीथीन के लिए यूज़ होता है, और ये जो है विल्किंसन कैटालिस्ट जो है ये एल्किन्स की हाइड्रोजिनेशन के लिए यूज़ होता है। एल्किन आपको पता है पॉलीओलेफिन होते हैं, उनसे हम हाइड्रोजिनेशन करके डबल बॉन्ड को सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड को डबल फिर सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब पैराफिन में कन्वर्ट करते हैं। ये देख लेना। फिर फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया है, ये सारी चीज़ देख लेना। इसके बाद बस अब हम CFT क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग थ्योरी करेंगे और इस चैप्टर को टाटा बाय बाय करेंगे। शायद ये आपका केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है, ठीक है। ये चीज़ है। थैंक यू।